प्रश्न संख्या 7। अग्रांकित दंड आलेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक कीजिए। तो दंड आलेख दिया हुआ है विश्व में जनसंख्या वृद्धि। तो विश्व में जनसंख्या वृद्धि का दंड आलेख है ये। वर्ष है 1650, 1850, 1930, 1960, 1970 और 1975। ठीक है, यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है और इस तरफ जनसंख्या की वृद्धि करोड़ में, यहाँ पे करोड़ में जनसंख्या की वृद्धि दिया हुआ है। तो 1650 में कितना था? 50 करोड़। ठीक है, विश्व में 1850 में हो गया 100 करोड़, 1930 में हो गया 200 करोड़, 1960 में हो गया 300 करोड़। देखिए 300 के सामने है। 1970 में 350 करोड़, 1975 में 400 करोड़। ठीक है, तो ये विश्व में जनसंख्या वृद्धि का दंडालेख दिया हुआ है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है? तो देखिए ऊपर ये जो दंड आलेख दिया हुआ है इससे क्या सूचना प्राप्त होती है? तो हम लिखेंगे यह आलेख विश्व में 1650 से 1975 तक जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाता है। यानी 1650 से 1975 तक जो जनसंख्या की वृद्धि हुआ है उसको यह आलेख दर्शाता है। ठीक है, तो पहला का उत्तर हम लिख देंगे इस तरह से। दूसरा, 1975 में जनसंख्या की वृद्धि 1650 में जनसंख्या की वृद्धि की कितनी गुनी है? तो देखिए 1975 में 400 करोड़ हुआ और 1650 में 50 करोड़, तो कितना गुना हुआ? देखिए 50 और यहाँ पे 400, तो 8 गुना। 50 8 400 होता है, यानी 50 करोड़ गुना 8 होगा 400 करोड़। ठीक है, तो 8 गुनी हुआ 50 से 400, 8 गुना, तो हम लिखेंगे 8 गुनी। दूसरा का उत्तर। तीसरा, 1975 में जनसंख्या की वृद्धि एवं 1970 में जनसंख्या की वृद्धि का अंतर किस वर्ष के जनसंख्या की वृद्धि के बराबर है? तो 1975 में कितना है? 400 करोड़। ठीक है, 1970 में 350 करोड़, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए 400 करोड़ में 350 करोड़ को घटाएंगे तो 50 करोड़ आएगा। तो 50 करोड़ कब हुआ है जनसंख्या? 1650 ईस्वी में। तो वही पूछ रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे 1650 ईस्वी। तो 1975 में जनसंख्या की वृद्धि एवं 1970 में जनसंख्या की वृद्धि का अंतर, यानी दोनों को घटा देना है, किस वर्ष के जनसंख्या की वृद्धि के बराबर है? तो 1650 ईस्वी के बराबर है। 50 करोड़ आएगा घटा करके। ठीक है, 4 में ज्ञात करें 1930 में जनसंख्या की वृद्धि अनुपात 1960 में जनसंख्या की वृद्धि। तो 1930 में कितना था जनसंख्या? 200 करोड़। 1960 में 300 करोड़। तो अनुपात निकाल देना है, यानी 200 करोड़ बटा 300 करोड़ करके अनुपात निकाल देंगे तो इसका आएगा 2:3। ठीक है, क्योंकि शून्य तो सब कट जाएगा, 2:3 आएगा। तो इसको अब हम कॉपी में इसका उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न 7 का पहला का उत्तर हम लिखेंगे ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है? तो हम लिखेंगे यह आलेख विश्व में 1650 से 1975 तक जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाता है। यह आलेख विश्व में 1650 से 1975 तक जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाता है। ये हो गया पहला का उत्तर। अब देखिए दूसरा का उत्तर। तो 1975 में जनसंख्या की वृद्धि 1650 में जनसंख्या की वृद्धि की कितनी गुनी है?
तो 1975 में है 400 करोड़ और 1650 में है 50 करोड़। ठीक है, तो 50 करोड़ और 400 करोड़, तो 50, देखिए 5 25 अठी 40 होता है, यानी 50 करोड़ गुना 8 400 करोड़ होगा। तो इसमें लिखेंगे हम 8 गुनी, क्योंकि 8 गुना ज़्यादा है 1650 से 1975 का जनसंख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8 गुनी, क्योंकि 50 करोड़ में 8 गुना करेंगे तभी 400 करोड़ आएगा, जो कि 1975 का जनसंख्या है, और 1650 का जनसंख्या 50 है, 50 करोड़। ठीक है, तो 8 गुनी ज़्यादा हो रहा है 1975 में जनसंख्या। तीसरा, 1975 में जनसंख्या की वृद्धि एवं 1970 में जनसंख्या की वृद्धि का अंतर किस वर्ष के जनसंख्या की वृद्धि के बराबर है? तो देखिए 1975 में कितना है 400 करोड़ और 1970 में है 350 करोड़। तो घटाएंगे 400 करोड़ में से 350 करोड़ को घटाएंगे, अंतर मतलब घटाना, तो 50 करोड़ आएगा। तो 50 करोड़ कब का जनसंख्या है 1650 ईस्वी का, तो हम बस इसमें लिख देंगे 1650 ईस्वी, यानी जो अंतर आएगा वो जनसंख्या किस वर्ष का है उस वर्ष का यहाँ पे लिख देना है। 4 में ज्ञात करें 1930 में जनसंख्या की वृद्धि। तो 1930 में कितना है 200 करोड़। तो देखिए 200 करोड़, तो 1 2 3 4 5 6, तो 200 करोड़, 200 पे 7 शून्य देंगे। देखिए इकाई नहाय सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी ये यहाँ पे आया करोड़, तो 200 करोड़ हुआ बटा, तो 1930 में जनसंख्या की वृद्धि 200 करोड़ है। 1960 में कितना है 1960 में 300 करोड़। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है तो हम बटा में लिख देंगे। 1930 में है 200 करोड़ और 1960 में है 300 करोड़। तो देखिए 200 करोड़ बटा 300 करोड़, तो 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 1 शून्य, देखिए शून्य से शून्य सब कट जाएगा। ठीक है, कितना बचा, सिर्फ बचा 2/3, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:3। तो 1930 में जनसंख्या की वृद्धि अनुपात 1960 में जनसंख्या की वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा 2:3। तो इस तरह हम प्रश्न 7 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्नांकित दंड आलेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ कुल शुद्ध आय रुपये में, ये रुपया में दिया हुआ है आय। ठीक है, इनकम जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ 1990 1991 में आयकर दायित्व रुपये में, ये आयकर यानी टैक्स जो लगा था, तो देखिए 22,000 में शून्य टैक्स लगा था। आयकर विभाग आयकर आय दायित्व रुपये में यहाँ पे दिया हुआ है। 23,000 में देखिए 200 रुपया, 200 के सामने है। 24,000 आय में कितना टैक्स लगा है 400 रुपया। 25,000 में 600, 26,000 में 600, 28,000 में देखिए 1,200, 30,000 में 1,600। तो ये आलेख क्या दर्शा रहा है, तो भारत सरकार द्वारा जो आयकर लगाया जाता है वह यहाँ पे दिया हुआ है आय के अनुसार, यानी आय अगर आय पे जो टैक्स लगता है भारत सरकार के द्वारा, आयकर जिसको बोलते हैं, वह दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका हम उत्तर देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, दिए गए दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है? तो यह आलेख 1990 91 में 1990 से 1991 में 22,000 रुपया से लेकर 30,000 रुपया तक शुद्ध आय पर भिन्न दरों पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए आयकर को दर्शाता है। यह लिखेंगे हम पहला में। दूसरा, कितनी कुल शुद्ध आय पर आयकर शून्य है? तो देखिए आयकर शून्य कब है 22,000,
तो इसका हो जाएगा 22,000 रुपया उत्तर। तो कितनी कुल शुद्ध आय पर आयकर शून्य है, तो लिखेंगे 22,000 रुपया। तीसरा, रमेश की वार्षिक शुद्ध आय 1990 से 1991 में 30,000 रुपये है, उसे कितना आयकर देना होगा। तो 30,000 रुपये में कितना आयकर देना होगा, 1,600 रुपया। देखिए दिया हुआ है दंड आलेख में, तो हम लिखेंगे 1,600 रुपया। 4 में, यदि 1989 से 1990 में किसी व्यक्ति को 28,000 रुपये की शुद्ध आय पर 1,100 रुपये आयकर लगे, तो 1990 से 1991 में उतने ही आय पर कितना अधिक रुपये आयकर लगेंगे। अब देखिए 28,000 रुपये में कितना लग रहा है, 1,100। अब लेकिन 28,000 रुपया 1989 से 90 में 1,100 लग रहा था, लेकिन 1990 से 1991 में 28,000 रुपये पे कितना लग रहा है, 1,200 रुपया। देखिए दंड आलेख में दिया हुआ है 28,000 रुपया 1990 से 1991 में आयकर कितना लगेगा, 1,200, लेकिन 1989 से 1990 में 1,100 लग रहा है, तो उतने ही आय पर कितना अधिक रुपया आयकर लगेंगे। तो 100 रुपया देखिए बढ़ रहा है, क्योंकि 1,100 था एक साल पहले, अब हो गया है 1,200, तो 100 रुपया अधिक उसको लगेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 रुपया, क्योंकि अभी 1,100 है 90 तक, 1989 से 90 के बीच में, लेकिन 1990 से 1991 में बढ़ गया है 100 रुपया, क्योंकि 28,000 पे 1,200 रुपया दिया हुआ है दंड आलेख में। ठीक है, तो कितना बढ़ा, 100 रुपया। तो वही पूछ रहा है कितना अधिक रुपये आयकर लगेंगे, तो 100 रुपया इसमें लिखेंगे हम। प्रश्न 8, पहला, दिए गए दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है, तो हम लिखेंगे यह आलेख उन्नीस सौ 90 से 1991, तो सिर्फ 91 लिखेंगे, में 22,000 रुपया से लेकर 30,000 रुपया तक शुद्ध आय पर भिन्न दरों पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए आयकर को दर्शाता है। तो पहला का उत्तर हो जाएगा, यह आलेख 1990 से 1991 में 22,000 रुपया से लेकर 30,000 रुपया तक शुद्ध आय पर भिन्न दरों पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए आयकर को दर्शाता है। अब दूसरा का उत्तर देंगे। तो दूसरा में पूछ रहा है कितनी कुल शुद्ध आय पर आयकर शून्य है। तो देखिए आयकर शून्य कब है, 22,000 रुपया पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 22,000 रुपया। तो 22,000 रुपया कुल शुद्ध आय पर आयकर क्या है, शून्य है। आयकर 1 रुपया भी नहीं लगेगा अगर 22,000 रुपया इनकम हो रहा है तो, यानी आय हो रहा है तो। तीसरा, रमेश की वार्षिक शुद्ध आय 1990 से 1991 में 30,000 रुपया है, उसे कितना आयकर देना होगा। तो 30,000 रुपये में देखिए कितना आयकर लग रहा है, 1,600 रुपया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1,600 रुपया। यानी अगर किसी व्यक्ति का महीना में आमदनी 30,000 रुपया है तो उसको आयकर कितना देना होगा, 1,600 सरकार को।
4 में यदि 1989 से 90 में किसी व्यक्ति को 28,000 रुपये की शुद्ध आय पर 1,100 रुपया आयकर लगे तो 1990 से 1991 में उतने ही आय पर कितना अधिक रुपये आयकर लगेंगे। तो देखिए 28,000 रुपया में कितना लग रहा है 1990 से 1991 में 1,200, लेकिन एक साल पहले 1,100 लग रहा था, तो 100 रुपया बढ़ रहा है, तो 100 रुपया अधिक लग रहा है, यानी बस इसका उत्तर हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है, तो इस तरह हम प्रश्न 8 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 9, निम्नांकित दंड आलेख का अध्ययन सावधानी पूर्वक कीजिए। विश्व कप फुटबॉल एक नज़र में, ये दिया हुआ है विश्व कप फुटबॉल, ठीक है, का दिया हुआ है विजेता देश। विश्व कप फुटबॉल के आयोजन का वर्ष, यानी ये वर्ष दिया हुआ है, और जो जीता है उसका नाम है यहाँ पे देश का। तो ब्राजील 1962 में जीता था विश्व कप फुटबॉल। इंग्लैंड जीता था 1966 में। ब्राजील 1970 में जो हुआ था विश्व कप फुटबॉल का आयोजन, उसमें जीता था। पश्चिम जर्मनी 1974 में। अर्जेंटीना 1978, इटली 1982, अर्जेंटीना 1986, पश्चिम जर्मनी 1990। तो इसका उत्तर देना है। देखिए अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है? तो हम लिखेंगे यह आलेख 1962 से 1990 तक आयोजित विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिताओं में विजेता देशों के नाम दर्शाता है। ठीक है। दूसरा, 1990 में कौन सा देश विश्व कप फुटबॉल विजेता रहा? तो देखिए 1990 में कौन सा देश है? पश्चिम जर्मनी। 1990 के सामने देखिए यहाँ आ रहा है इस पे, तो ये हो गया पश्चिम जर्मनी, तो इसका उत्तर होगा पश्चिम जर्मनी। तीसरा में 1962 से 1990 तक आयोजित विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिताओं में कौन कौन से देश ने बराबर विश्व कप प्राप्त किया? तो देखिए, तो तीसरा का उत्तर, तो 1962 से 1990 तक आयोजित विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिताओं में कौन कौन से देश ने बराबर विश्व कप प्राप्त किया? तो देखिए ब्राजील 2 बार, ठीक है, 1962 से 1990 के बीच में ब्राजील 2 बार जीता है। और कौन कौन है? अर्जेंटीना भी देखिए 2 बार जीत रहा है, तो लिखेंगे ब्राजील। और पश्चिम जर्मनी भी देखिए 2 बार जीता है, ठीक है, 2 बार नाम आया है। तो ब्राजील, पश्चिम जर्मनी एवं अर्जेंटीना में से प्रत्येक ने दो बार, एवं इंग्लैंड तथा इटली, देखिए इंग्लैंड 1 बार और इटली भी 1 बार, तो इंग्लैंड तथा इटली में से प्रत्येक ने 1 बार। तो ब्राजील भी देखिए 2 बार जीता है, अर्जेंटीना भी 2 बार और पश्चिम जर्मनी भी 2 बार, लेकिन इंग्लैंड 1 बार और इटली भी 1 बार। ठीक है, तो उसी को लिख देना है। 4 में 1962 से एवं 1970 में कौन सा देश विजेता रहा? तो देखिए 1962 में ब्राजील और 1970 में भी ब्राजील ही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राजील, क्योंकि 1962 में भी और 1970 दोनों में ब्राजील जीता था विश्व कप फुटबॉल, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राजील। प्रश्न 9 का पहला, ऊपर के दंड आलेख से क्या सूचना प्राप्त होती है? तो हम लिखेंगे यह आलेख उन्नीस सौ 62 से 1990 तक आयोजित विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिताओं में विजेता देशों
के नाम दर्शाता है। तो यह आलेख 1962 से 1990 तक आयोजित विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिताओं में विजेता देशों के नाम दर्शाता है। तो ये लिखेंगे पहला का उत्तर। अब देखिए दूसरा। तो दूसरा में कह रहा है 1990 में कौन सा देश विश्व कप फुटबॉल विजेता रहा। तो 1990 में कौन सा देश है, पश्चिम जर्मनी विजेता रहा था। तो उसी का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पश्चिम जर्मनी। ठीक है। तीसरा 1962 से 1990 तक आयोजित विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिताओं में कौन कौन से देश ने बराबर विश्व कप प्राप्त किया। तो हम लिखेंगे ब्राजील, पश्चिम जर्मनी, पश्चिमी पश्चिम जर्मनी एवं अर्जेंटीना में से प्रत्येक ने 2 बार एवं इंग्लैंड तथा इटली में से प्रत्येक ने 1 बार, यानी ब्राजील, पश्चिम जर्मनी एवं अर्जेंटीना 2 बार जीता है और इंग्लैंड और इटली 1 बार। ठीक है। 4 में 1962 एवं 1970 में कौन सा देश विजेता रहा। तो 1962 में देखिए ब्राजील है और 1970 में भी ब्राजील। तो दोनों में लिख देंगे ब्राजील एवं ब्राजील। ठीक है। 1970 में भी ब्राजील, 1962 में भी ब्राजील एवं 1970 में भी ब्राजील। ठीक है। तो दोनों का नाम लिख देंगे ब्राजील, यानी 1962 में भी ब्राजील जीता था और 1970 में भी ब्राजील ही जीता है। तो इसीलिए दोनों का नाम आएगा, दोनों वर्ष में जो जीता है। तो इस तरह प्रश्न 9 हम हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 10। आगे के दंड आलेख में 5 अंचलों के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने के प्रतिशत भाग दिखलाए गए हैं। तो आगे के दंड आलेख में क्या दिया हुआ है, 5 अंचलों के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने के प्रतिशत भाग। ठीक है। तो देखिए आगे इस तरह से दंड आलेख दिया हुआ है। तो ये अंचल का नाम दिया हुआ है दक्षिण, केंद्रीय, पूरब, पश्चिम। ठीक है। यहाँ पे उत्तर है, उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूरब, पश्चिम। और प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत है छात्रवृत्ति जो पाने वाला छात्र है उसका। तो छात्रवृत्ति पाने के प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए उत्तर अंचल में 35% है, दक्षिण में देखिए 10%, केंद्रीय में 15%, पूरब में 20%, पश्चिम में भी 20%। ठीक है। तो अब इसका उत्तर देना है। अब निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, उस अंचल का नाम अंकित कीजिए जिसके सबसे अधिक विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने वाले में से हैं। तो देखिए सबसे अधिक छात्रवृत्ति पाने वाला छात्र है उत्तर अंचल में, क्योंकि यहाँ देखिए 35% विद्यार्थी है जो कि छात्रवृत्ति पाया है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर। दूसरा,
उस अंचल का नाम अंकित कीजिए जिसके सबसे कम विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने वालों में से हैं। तो सबसे कम देखिए दक्षिण अंचल में पाया है, यहाँ 10% विद्यार्थी जो है छात्रवृत्ति पाया है। ठीक है, तो पहला का उत्तर हो जाएगा ये वाला, देखिए उत्तर, दूसरा का आंसर हो जाएगा दक्षिण। तो प्रश्न 10 का पहला, उस अंचल का नाम अंकित कीजिए जिसके सबसे अधिक विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने वालों में से हैं। तो कौन हो जाएगा उत्तर, इसका उत्तर पहला का उत्तर हो जाएगा उत्तर, अंचल का नाम है देखिए उत्तर। ठीक है, दूसरा, उस अंचल का नाम अंकित कीजिए जिसके सबसे कम विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने वालों में से हैं। तो दक्षिण, तो यहाँ पे लिख देंगे हम दक्षिण। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा उत्तर अंचल और दूसरा का हो जाएगा दक्षिण अंचल, अंचल का नाम है ये। ठीक है, तो इस तरह हम प्रश्न 10 भी हल कर लेंगे।